गली की टूटी फूटी सड़क पर अचानक गहरा सन्नाटा छा गया था, क्योंकि अब वहां गिर्द उड़ाती स्याह रंग की चमचमाती गाड़ियों का एक शाहाना काफला रुक चुका था। मोहल्ले की वो औरतें जो चंद में पहले तक लंगड़ी दुल्हन और मजबूर दूल्हे का मजाक उड़ा रही थी, अब फटी आंखों से गाड़ी से उतरने वाले उस शख्स को दिख रही थी जिसकी शख्सियत का रूप ही सांसें रोक देने के लिए काफी था। महंगे थ्री पीस सूट में मलबूस कलाई पर ब्रांडेड घड़ी और चेहरे पर संजीदगी सजाए वो जावियर शाह था, मुल्क का नामूर बिजनेस आइकॉन। लालच की मारी भाभी शाजिया का मुंह खुले का खुला रह गया। बरामदे में सिर्फ जोड़े में सिमटी नूर ने रुखसी के लिए जैसे ही उठने की कोशिश की, उसकी कमजोर दाएं पाँव में लचक हुई और बुरी तरह लड़खड़ा गई। तमाशबीनों के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उगड़ी कि अब ये अमीर ज्यादा सबके सामने शर्मिंदा होगा। लेकिन अगली लम्हे जैसे वक्त थम गया। जावेर ने बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर सबके सामने नूर का बाजू मजबूती से थाम लिया। उसे झुककर नूर की लड़ती हुई भीगी पलकों को देखा और इतनी नरमी से बोला कि पूरा मजमा सुन हो गया। आराम से, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, न कदमों से और ना ही नजरों से। ये सिर्फ एक सहारा नहीं था, ये उस इज्जत और मोहब्बत का ऐलान था जिसने नूर की तकदीर बदल दी थी। लेकिन जिल्लत की गहराइयों से इज्जत के उस सातवें आस्तान आसमान तक पहुंचने का ये सफर फूलों की सेज नहीं था। ये दास्तान मोहब्बत और आजमाइश शुरू होती है उस एक रात से, जब किस्मत ने नूर के सब्र का इम्तिहान लेने की ठानी थी। आसमान पर फैली गहरी स्याही में चमकता चांद भी शायद उसके हुस्न के सामने मानिक पड़ जाता। वो नाम की ही नूर नहीं थी, बल्कि सरापाए नूर थी। उसकी झील जैसी गहरी स्याह आंखों में वीरानी और मासूमियत का ऐसा इम्तिजाज था कि देखने वाले बस उसमें डूब जाए। वो दूधिया रंगत सतून नाक और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ उसे किसी मुसव्विर का शाहकार बनाते थे। लेकिन कुदरत का निज़ाम भी अजीब है कि जहाँ इतना हुस्न बख्शा वहीं एक ऐसी महरूमी भी लिखती जिसने उसकी जिंदगी को गिरहन लगा दिया। वो किचन से खाने की ट्रे उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी तो उसकी दाएं टांग में नुमाया लचक आई और वो कदरे लड़खड़ाई। ये वो लम्हा था जिसके भाई एहसन के दिल पर हथौड़े की तरह लगता था, मगर उसकी भाभी शाजिया की आंखों में उस लम्हे हकारत की चिंगारी भड़क उठती। खाने की मेज पर बर्तनों के टकराने की आवाज के साथ ही शाजिया का जहरीला लहजा गूंजता जिस घर का रोज का मामूल बन चुका था। एहसन, मैं कब तक तुम्हारी इस अपाहिज बहन का बोझ उठाऊंगी? महंगाई ने कमर तोड़ दी और ऊपर से कि जवान जहां लड़की घर में बैठी रोटियां तोड़ रही है। मोहल्ले वाले अलग बातें बनाते हैं कि टूटी टांग वाली से कौन शादी करेगा। ये तो मेरे सर पर अजाब बनकर नाजिल हो गई है। नूर ने लसते हाथों से पानी का गिलास मेज पर रखा। उसके दिल पर चलने वाले ये निश्तर नहीं नहीं नए नहीं थे, मगर तकलीफ हर बार नहीं होती थी। ऐसे ने नवाला मुंह में डालते बेबसी से बीवी को देखा और नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानता था वो कमजोर है और बीवी के दबाव में उसकी कोई हैसियत नहीं। नूर ने खामोशी से अपने आंसू जब्त किए और अपनी प्लेट लेकर एक कोने में जा बैठी। वो जानती थी जवाब देने का मतलब घर में जंग छेड़ना है। उसकी माजूरी उसका जुर्म बन गई थी और उसका हुस्न उसके लिए कोई ढाल नहीं था। शाजिया मुसलसल बोले जा रही थी कि किस तरह उसके जहेज का सामान पुराना हो रहा है और कोई रिश्ता कराने वाली भी उसके घर का रुख नहीं करती, क्योंकि सबको लगता है कि लंगड़ी लड़की को बिहाना घाटे का सौदा है। नूर के हलक से नवाला उतारना मुश्किल हो गया। उसे अपनी टांग की तकलीफ से ज्यादा रूह का जख्म दुख दे रहा था। वो सोच रही थी कि काश वालिदैन जिंदा होते तो उसे ये दिन न देखना पड़ता। उस दम घुटते माहौल में उसकी शख्सियत मुरझा रही थी और उसे लग रहा था कि अगर जल्द कुछ ना किया तो वो जिंदा दरगोर हो जाएगी। रात के पिछले पैर जब सारा घर सो रहा था और नूर अपनी चारपाई पर लेटी छत को घूर रही थी जहां से प्लास्टर उखड़ रहा था, शाजिया के तानों ने उसकी नींद उड़ा दी थी। लेकिन आज उसके आंसुओं में बेबसी की जगह एक अजीब सी चमक और अज़्म था। उसने फैसला कर लिया था कि अब मजीद बोझ बनकर नहीं रहेगी और अपनी मजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने देगी। सुबह होते ही जब नाश्ते की मेज पर दोबारा वही तनाव था, तो नूर ने इंतहाई संजीदगी और ठहराव के साथ अपना फैसला सुनाया। मैं घर के बाहर वाले छोटे कमरे में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि अपने अखराजात खुद उठा सकूं और किसी पर बोझ न बनूं। ऐसे ने फौरन मुखालफत की कि लोग क्या कहेंगे कि हमारी बहन अब कमाएगी। मगर शाजिया की आंखों में फौरन लालच की चमक आ गई। उसे नूर की इज्जत से ज्यादा उसमें इस बात में दिलचस्पी थी कि घर में कुछ पैसे आएंगे और नूर का ध्यान भी बढ़ जाएगा। शाजिया ने फौरन एहसन को चुप कराया, कहा, अरे रहने दो, पढ़ी लिखी है, घर में फारिग बैठने से तो बेहतर है कि चार पैसे कमा ले। वैसे भी आजकल महंगाई में एक बंदे की कमाई से गुजारा नहीं होता।
भाभी की मशरूत इजाज़त मिलते ही नूर के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसी वक्त उठकर उस छोटे से स्टोरनुमा कमरे की सफाई शुरू कर दी, जो कि गर्दो गुबार से अटा हुआ था। उसने अपनी बैसाखी के बावजूद फर्नीचर ठीक किया, दीवारों से जाले उतारे और फर्श धोया। मेहनत मुशक्कत करते उसे अपनी टांग में शदीद दर्द भी महसूस हो रहा था, मगर उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा था। शाम तक दरवाजे पर एक सादा सा चार्ट पेपर लग चुका था, जिस पर कुछ खत तहरीर में नूर ट्यूशन सेंटर लिखा था। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि नूर की खुददारी का पहला कदम था। मोहल्ले की औरतें गुजरते हुए चामुखैया कर रही थी कि नूर को परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत ज़हीन और मुख्ती है और अपनी काबिलियत से अपना लोहा मनवा देगी। उसे नहीं मालूम था कि उसका ये छोटा सा फैसला बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी तूफान और तब्दीली का पेशे खैमा साबित होने वाला है, जो उसकी तकदीर बदल देगा। फिलहाल वो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को समेट कर बच्चों के इंतजार में बैठी थी, जो उसकी ज़िंदगी का नया मकसद बनने वाले थे। मोहल्ले की तंग और गिर्द आलूद गलियों में दोपहर का सन्नाटा छाया हुआ था और सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। नूर अपने छोटी सी ट्यूशन सेंटर में बिछी हुई चारपाइयों को झाड़ कर सीधा कर रही थी, जहाँ फिलहाल सिर्फ अका दवका मोहल्ले के बच्चे ही पढ़ने आते थे, जिनकी मामूली फीस से बामुश्किल उसका अपना जेब खर्च निकलता था। अपनी अभी बच्चों को सबक याद करवा ही रही थी कि अचानक गली के बाहर एक गैर मामूली खामोशी के बाद गाड़ी के टायरों की रगड़ और भारी इंजन की आवाज ने सबको चौंका दिया। ये उस गरीब मोहल्ले के लिए कोई रोज का मंजर नहीं था। नूर ने खिड़की की टूटी हुई छत से झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से भर गई, क्योंकि उसके दरवाजे के ऐन सामने एक चमचमाती हुई स्याह की लैंड क्रूज आकर रुकी थी, जिसकी चमक ने गली की खस्ता चाबी को हाली को मजीद नुमाया कर दिया था। मोहल्ले की थड़े पर बैठे अफराद और छतों पर कपड़े सुखाती औरतें सब तंबकूस कारी को देख रही थी। शाजिया जो अंदर कमरे में लेटी थी, गाड़ी की आवाज सुनकर फौरन बाहर भागी और दरवाजे की दरार से लालच बड़ी नजरों से देखने लगी। ड्राइविंग सीखते एक यूनिफॉर्म में मलबूस ड्राइवर उतरा और उसने पिछला दरवाजा इंतहाई अदब से खोला। गाड़ी से एक बावकार और देर उम्र औरत बाहर निकली, जिनके चेहरे पर शफकत और शख्सियत से अमारत टपक रही थी। यह बेगम सरवत थी। उनके साथ गाड़ी में दो बच्चे उतरे, एक तकरीबन 7 साल लड़का और 5 साल बच्ची। दोनों इतना ही खूबसूरत फूलों जैसे नाजुक थे, मगर उनके चेहरे पर वो शोखी और शरारत मनकूद थी जो उस उम्र के बच्चों का खासा होती है। वो दोनों सहने सहमे हुए दासी बेगम सरवत के साथ दाएं बाएं छुपे हुए थे, जैसे किसी अनजाने खौफ का शिकार हो। बेगम सरवत ने चारों तरफ का जायजा लिया और फिर सीधा नूर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। नूर ने जल्दी से दरवाजा खोला तो बेगम सरवत ने उसे सर ता पैर गहरी नजरों से देखा। नूर के साथ की और चेहरे की मासूमियत देखकर उनके लबों पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट हुई। उन्होंने बगैर किसी तमहीद के नरम लहजे में कहा, बेटा, मुझे किसी ने तुम्हारी शराफत और काबिलियत का बताया था। मैं जानती हुई जगह मेरे बच्चों के लिए शायद ज़ाहरी तौर पर मौजू नहीं लग रही होगी, मगर शहर की बड़ी अकेडमियों की मसनूई पढ़ाई और कारोबारी रवैयों से तंग आ चुके हुए मुझे इन बच्चों के लिए एक उस्तादी से ज़्यादा एक ऐसी बड़ी बहन की ज़रूरत है, जो इन्हें प्यार से पढ़ा सके और इनके अंदर से पढ़ाई का खौफ निकाल सके। क्या तुम मेरे इन बच्चों अयान और मिशाल को अपने पास ट्यूशन के लिए रखोगी? नूर तो जैसे सकते में थी। उसने अयान और मिशाल की तरफ देखा, जो कि डरे डरे से खड़े अपनी महंगी सैंडल्स को जमीन पर रगड़ रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी उदास आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जिसने नूर के दिल के तार छेड़ दिए। उसने एक लम्हे के लिए अपनी माजूरी और घर के हालात को देखा और एक अनजानी कशिश के तहत फौरन अस्बात में सर हिला दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि दो मासूम फरिश्ते उसकी जिंदगी की कहानी का सबसे अहम बाप बनने वाले हैं। बच्चों के आने के बाद ट्यूशन सेंटर का माहौल जैसे बदल सा गया, लेकिन एक अजीब सी उदासी भी फिजा में तैरने लगी। नूर ने नोट किया कि अयान और मिशाल बाकी मोहल्ले के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वो खुलने मिलने से कतराते थे। वो दोनों चुपचाप कोने में बैठ जाते और अपनी किताबें खुलकर खामोशी से उन्हें पढ़ते रहते। नूर पढ़ाती तो फर्माबरदारी से सुनते, मगर उनके लहजे में कोई जोश नहीं होता था। नूर की भरी पीन निगाहें चंद दिनों में सब कुछ भाप लिया जो बज़ाहिर छुपा हुआ था। अगर चाहो बच्चे कीमती ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, इनकी बस्ती और जूते इंतहाई महंगे होते, मगर उनकी हालत चीख चीख कर बता रही थी कि उनका परेशान हाल नहीं है। अक्सर अयान की कमीज का कोई बटन गलत लगा होता या कॉलर मुड़ा होता। मिशाल के रेशमी बालों में उलझन नहीं होती, जो बता रही थी कि किसी ने मोहब्बत से कंघी नहीं की।
سب سے زیادہ دل توڑنے والا منظر لنچ ٹائم کا ہوتا تھا، جب باقی بچے گھر سے لائے ہوئے پراٹھے یا سالن شوق سے کھاتے، تب ایان اور وشال اپنی فینسی لنچ باکس کھولتے جن میں اکثر بازار کی خوش بسکٹ، کیک، رس یا پھر بد ذائقہ سینڈوچ رکھے ہوتے جو شاید گھر کے ملازم نے جلد بازی میں رکھ دیے تھے۔ ایک دن نور نے ہمت کر کے وشال سے پوچھا، بیٹا آپ کی ماما آپ کو لنچ بنا کر نہیں دیتی کیا؟ اس سوال پر وشال نے ہاتھ روک دیے اور ایان نے سختی سے ہونٹ بھیج لیے۔ وشال نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر نور کو دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، میس ماما تو اللہ میاں کے پاس چلی گئی اور پاپا تو کبھی گھر پر ہی نہیں ہوتے، بہت کام کرتے ہیں۔ اس جملے نے نور کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے اچانک سمجھ آیا کہ ان بچوں کی آنکھوں میں جو ویرانی ہے وہ مام کی ممتا سے محرومی اور باپ کی عدم توجہ کا نتیجہ ہے۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی سوائے اس توجہ اور پیار کے جس کے وہ حقدار تھے۔ نور کو ان یتیم بچوں پر شدید ترس آیا۔ اس کے دل میں ان کے لیے ایک ایسی ہمدردی اور محبت جاگی جو شاید خون کے رشتوں سے بھی زیادہ گہری تھی۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ ان بچوں کے لیے صرف ایک ٹیچر نہیں رہے گی بلکہ ان کے زخمی دلوں پر اپنی محبت کا مرہم رکھے گی۔ یہ احساس اسے اپنی ذاتی محرومیوں اور تکلیفوں سے بہت دور لے گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے اس سے زیادہ دکھی دل موجود تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نور کے چھوٹے سے ٹیوشن سینٹر کا ماحول مکمل بدل گیا تھا۔ وہ جگہ جو پہلے ایک پڑھانے کا کمرہ تھی اب محبت اور شفقت کا ایسا گوشہ بن گئی تھی جہاں وہ دو مرجھائے ہوئے پھول دوبارہ کھلنے لگے تھے۔ نور نے جب محسوس کیا کہ ایان اور مشال ماں کی محبت کے لیے ترس رہے ہیں تو اس نے کتابوں کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے ان کے دلوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ روزانہ اپنے حصے کے کھانے میں سے گرما گرم پراٹھے یا گھر کا بنا ہوا سادہ مگر لذیذ سالن بچا کر رکھتی اور لنچ بریک میں بچوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتی۔ شروع میں تو بچے جھجکتے رہے اور اپنے مہنگے لنچ باکس میں پڑے خشک بسکٹس کو دیکھتے رہے، مگر جب نور نے اپنے ہاتھوں سے پہلا نوالا توڑ کر مشال کے منہ میں ڈال تو بچی کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اس نوالے میں صرف ذائقہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی اپتائی تھی جو اسے مہنگے ریسٹورنٹ کے کھانوں میں کبھی نہیں ملی تھی۔ ایان جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا بہن کو کھاتا دیکھ اس کا دل پسچ گیا اور جلدی وہ دونوں نور کے ہاتھ سے کھانا کھانے کے عادی ہو گئے۔ یہ سلسلہ صرف کھانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ نور نے نوٹ کیا کہ مشال کے لمبے اور خوبصورت بال اکثر الجھے رہتے ہیں، تو اس نے ایک دن پیار سے اسے اپنی گود میں بٹھا نرمی سے اس کے بالوں میں کنگھی کر کے خوبصورت سی چٹیاں بنا دی۔ مشال کو اپنی ماں کی یاد آ گئی جو شاید بہت دھندلی ہو چکی تھی۔ وہ نور کے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں دبا کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں ان کے پاس سے ہلنے کا نام نہ لیتی۔ نور انہیں پڑھائی کے دوران جب پریوں اور شہزادیوں کی کہانیاں سناتی تو ایان کی سنجیدگی ختم ہو جاتی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتا۔ ان کی ہنسی کی آواز جب اس چھوٹے سے کمرے میں گونجتی تو نور کو اپنی ٹانگ کا درد اور بھابھی کے تانے سب بھول جاتے۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اس کی اپنی زندگی کا خالی پن ان بچوں کی موجودگی سے بھر رہا ہو۔ وہ جو خود کو ادھورا سمجھتی تھی اب ان بچوں کے لیے پوری کائنات بن چکی تھی۔ بچے اب چھٹی کے وقت گھر جانے سے کتراتے اور راوت کے ہارن بجانے پر بھی بہانے بنا کر مزید کچھ دیر رکنے کی کوشش کرتے۔ نور کی ممتا نے ان یتیم دلوں کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا کہ اب انہیں اپنی بڑی کوٹھی اور مہنگے کھلونے نور کے اس ٹوٹے پھوٹے کمرے کے سامنے بے معنی لگتے تھے۔ ان کے درمیان خون کا رشتہ نہیں تھا مگر احساس کا جو رشتہ بن چکا تھا وہ خون سے زیادہ گاڑھا اور مضبوط تھا۔ آج صبح سے ہی موسم کے تیور بہت خوفناک تھے۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور رہ رہ کر بجلی کی کڑک دل دہلا رہی تھی۔ ٹیوشن کا وقت ختم ہو چکا تھا اور باقی تمام بچے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے مگر ایان اور مشال کے ڈرائیور کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی جس نے گلی میں جل تھل ایک کر دیا۔ بادلوں کی خوفناک گرج کے ساتھ ہی بجلی زوردار دھماکے سے چمکی تو مشال ڈر کے ماری چیخ پڑی اور بھاگ کر نور سے لپٹ گئی۔ ایان بھی سہم کر نور کے بازو کے ساتھ تک گیا۔ نور نے فوراً دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ باہر طوفان شور مچا ہوا تھا مگر نور کی آغوش میں انہیں ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے بارش کی بوچھار اندر آ رہی تھی جسے بند کرنے کے لیے نور اٹھنے لگی تو مشال نے اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس معصوم بچی نے اپنی بڑی بڑی نمناک آنکھیں اٹھا کر نور کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک ایسا سوال کر دیا جس نے نور کے دل کی دھڑکن روک دی۔ مشال نے انتہائی معصومیت اور حسرت سے کہا، مس نور
आप हमारी मामा क्यों नहीं बन जाती? पापा तो कभी घर नहीं होते, हमें अकेले बहुत डर लगता है। जब आप पास होती हैं तो हमें लगता है हमारी मम्मा वापस आ गई हैं। नूर के पास सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू झलक पड़े। उसने बच्चों को मजीद खींच लिया और लड़ती आवाज में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसी लम्हे गली में एक बड़ी सी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी खिड़की से अंदर आई। बारिश के शोर में शायद बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, मगर गली में खड़ी उस गाड़ी के शीशे के पीछे बैठा एक शख्स बहुत देर से ये सारा मंजर देख रहा था। वो जाफिर शाह था, जो आज ड्राइवर के लेट होने पर खुद बच्चों को लेने आया था। मगर अंदर का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि कैसे एक अजनबी लड़की ने उसके बच्चों को अपने सीने से लगा रखा है, और वो बच्चे जो बाप से भी मानूस नहीं थे, उस लड़की की पनाह में कितना सुकून महसूस कर रहे थे। जावेर की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके बच्चों को महंगे खिलौनों की नहीं बल्कि उस मोहब्बत की जरूरत है जो उस लड़की के पास है। ये वो लम्हा था जब बारिश के शोर में एक खामोश फैसला हो चुका था। नूर इस बात से बेखबर थी कि उसकी बेलौस मोहब्बत ने उसकी किस्मत के बंद दरवाजे पर दस्तक दे दी है। घर के आंगन में फैली हुई मनहूस खामोशी इस बात का पता दे रही थी कि आज फिर कोई तूफान उठने वाला है। शाजी पिछले कई दिनों से मुसलसल इसी ताक में थी, किसी तरह नूर को इस घर से रुखसत करके अपनी जान छुड़ाए, क्योंकि उसकी नज़र में नून की मौजूदगी उसके सुकून और वसाइल पर एक ऐसा बोझ थी जिसे वो मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। सुबह का आगाज शाजिया के चीखने चिल्लाने से हुआ, जब उसने मोहल्ले के एक 50 साल दुकानदार शौकत का रिश्ता नूर के सामने रखा। शौकत ना सिर्फ उम्र में नूर से दुगना बड़ा था, पकले बल्कि शक्लो सूरत और किरदार के लिहाज से भी किसी तरह नूर के मायार का नहीं था। वो पहले से शादीशुदा था और दूसरी बीवी की तलाश में था, तो उसके बच्चों को संभाल सके। नूर ने जब उस रिश्ते की भनक सुनी तो उसका दिल दहल गया। वो जानती थी कि उसकी माजूरी एक हकीकत है, मगर उसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो अपने वकार और इज्जत का सौदा कर ले। उसने लड़ती हुई आवाज में भाई एहसन की तरफ देखते इनकार किया, तो शाजिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और बर्तन पटकते हुए नूर के सामने आई और जहरीले अल्फाज की बौछार कर दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखों में नफरत के शोले नाच रहे थे। उसने चीख कर कहा, शहजादी साहिबा, तुम क्या समझती हो तुम्हारे लिए कोई शहजादा घोड़े पर बैठ कर आएगा? जरा शीशे में अपनी वो टांग देखो जिसे घसीट कर चलती हूँ। शुक्र करो कि शौकत जैसा बंदा तुम्हें अपनाने को तैयार है, वरना इस जमाने में तो कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला अपाहिज को घर में नहीं बिठाता। मेरा फैसला सुन लो, या तो चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, और ना अपना ये बोरिया बिस्तर गोल करो और निकलो मेरे घर से। मैं मजीद तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकती। एहसन सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठा था। उसकी खामोशी नूर के लिए शाजिया के तानों से ज्यादा तकलीफदा थी। नूर को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो अपने ही घर में अजनबी हो चुकी थी। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, मगर उस पत्थर दिल माहौल में उन मोतियों की कोई कदर ही नहीं थी। वो सोच रही थी कि वालदैन के बाद खून के रिश्ते किस कदर सफेद हो जाते हैं। शाजिया की बातें उसके दिल को छलनी कर रही थी। वो उसे एहसान जता रही थी कि उसने इतने साल से उसे बर्दाश्त किया है। नूर को अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स और अपनी मजबूरियों के दरमियान जंग लड़नी पड़ रही थी। वो जानती थी कि घर से निकलकर वो कहाँ जाएगी। मुआशरा तन्हा लड़की को भेड़ियों की तरह नोच खाता है, और घर में रहना जिल्लत के सिवा कुछ नहीं था। शाजिया ने उसे शाम तक का वक्त दिया और धमकी दी कि अगर शाम तक खाना की तो खुद शौकत को बुलाकर बात पक्की कर देगी। नूर अपने कमरे के कोने में दुबकी घुटनों में सर्दी रो रही थी। उसे अपनी खूबसूरती, अपनी तलीम और अपना सलीका सब बेमायने लगा, क्योंकि माशरे की नज़र में उसकी पहचान सिर्फ उसकी लंगड़ी टांग थी। कमरे की दीवारें से काटने को धो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसकी जिंदगी का बाप अब इसी जिल्लत और तरीक में तमाम हो जाएगा। बाहर शासी अभी भी बुड़बुड़ा रही थी और एहसन की बेबसी नूर का दम घुट रही थी। शाम का साया गहरा होते ही घर की फिजा में तनाव मजीद बढ़ गया। शाजिया फतह मंदाना अंदाज में सहन में टहल रही थी और इसी इंतजार में थी कि नूर कब हार मानकर इस घटिया रिश्ते के लिए हाँ करती है। अभी सूरज पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था कि सारे दरवाजे पर दस्तक हुई। शाजिया ने माथे पर बल डालते हुए दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके तेवर ही बदल गए। दरवाजे पर सरवत बेगम खड़ी थी, जो अपनी पुरवकार शख्सियत और महंगे लिबास के साथ उस गरीब खाने में बिल्कुल
अजनबी लग रही थी। उनके पीछे खड़ी बड़ी गाड़ी और ड्राइवर को देखकर शाजिया की आंखों में फौरन लालच की चमक आ गई। वो समझी शायद नूर की ट्यूशन फीस का कोई मामला है, वे शायद वो शिकायत लेकर आई है। उसे फौरन मस्तूरी मुस्कुराहट सजाई, उन्हें अंदर आने की दावत दी। ड्राइंग रूम में बिठाते शाजिया ने इंतहाई लिजाजत से पूछा, बेगम साहिबा, आपने क्यों जहमत की? कोई मसला था तो ड्राइवर के हाथ पैगाम भिजवा देती, या नूर ने कोई गलती कर दी है? बेगम सरवत ने संजीदगी मगर नरमी से शाजिया को देखा और नफी में सर हटाया। उन्होंने इधर उधर की बातें करने की वजह सीधा मुद्दा बयान किया। नहीं शाजिया बीबी, नूर जैसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं यहाँ किसी शिकायत के लिए नहीं, बल्कि एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। मैंने पिछले कुछ अरसे में नूर को देखा है। उसका इखलाक, उसकी शराफत और बच्चों के साथ उसका बर्ताव देखकर मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। मेरे भांजे को अपने बच्चों के लिए एक माँ और अपने घर के लिए एक नेक सीरत बीवी की तलाश है। मैं नूर का हाथ अपने भांजे के लिए मांगने आई हूँ। ये सुनते ही शाजिया के पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर अगले लम्हे उसके दिमाग में शैतान जाग उठा। उसे सोचा कि बेगम सरवत जैसी अमीर खातून अगर खुद चल कर आई है तो जरूर लड़के में कोई ना कोई बड़ा ऐब होगा। शायद वो बहुत बूढ़ा है या तलाक याफ्ता है, या शायद कोई जिस्मानी माजूरी है। तभी तो वो नूर जैसी माजूर लड़की का रिश्ता मांग रही है। शाजी ने फौरन मौका गनीमत जाना और तहकीक करने या लड़के का नाम और काम पूछने की जहमत दे लगी। मबादन ये सुनहरी मौका हाथ से न निकल जाए और दोबारा शौकत के लिए मिन्नतें करनी पड़े। उसने फौरन कहा, बेगम साहिबा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, मगर क्या आपकी भांजे को पता है कि नूर मतलब उसकी टांग में मस्त है? सरत बेगम ने इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ उसे सब पता है। उसे हुस्न जाहिर से ज्यादा हुस्न किरदार की तलाश है। वो बस ये चाहता है कि उसके बच्चों को माँ का प्यार मिल सके। शाजी के लिए इतना ही काफी था कि लड़के को सब पता है। उसने दिल ही दिल में सोचा कि चलो, जान छोड़ी, अमीर कराना है, नूर वहां नौकरानी बनकर है या रानी, इसके सर से बोझ उतर जाएगा। उसे फौरन हाँ कर दी और नूर से पूछना भी मुनासिब ना समझा। जब नूर को बुलाया गया और उसे बताया गया कि बेगम सवेत उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती है, तो नूर चौंक गई। उसकी नजरों के सामने फौरन अयान और मिशाल के चेहरे आ गए। वो जानती थी इन्हीं बच्चों का घर है जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करती है। उसने सोचा कि शौकत जैसे शख्स के साथ जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि उन बच्चों की खातिर कुर्बानी दे दे। उसे लगा शायद अल्लाह ने उसकी ममता की लाज रख ली है, अगरचे उसे दुल्हे के बारे में कुछ नहीं बताया गया। और शासिया ने जानबूझकर उसे अंधेरे में रखा कि लड़का शायद कोई मजबूर इंसान है, मगर उन्होंने सिर्फ उन दो यतीम बच्चों की खातिर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। इस फैसले के साथ ही घर कमरे में मौजूद तीनों खवातीन की सोचें अलग अलग सिमतों में ठहर गई। शाजिया खुश थी कि मुसीबत टली। बेगम सरवत मुतमिन थी कि उन्हें हीरा मिल गया। और नूर नूर अपनी किस्मत के उसने अनजाने सफर के लिए खुद को तैयार कर रही थी, जहां उसे सिर्फ कांटों की उम्मीद थी। उसे खबर नहीं थी कि वो कांटों की सेज नहीं बल्कि फूलों का तख्त मुंतखब कर चुकी है। शादी की तारीख तय होते ही घर का माहौल एक अजीब सी खिचड़ी बन गया था, जिसमें खुशी कम और तंजिया सरगोशियां ज्यादा थी। शाजी की जुबान तो जैसे कैंची की तरह चल रही थी। उसने पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दी कि लड़का पहले से ही शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है। जरूर उसमें कोई ना कोई तो बड़ा ऐप होगा, या फिर उम्र में बहुत बड़ा होगा। तभी तो कवारी लड़की छोड़कर एक लंगड़ी और माजूर से शादी कर रहा है। मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर वो कह के लगाती और कहती, अरे बहन, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, जब कोई नहीं मिलती तो नौकरानी की तरह काम करने वाली और बच्चों को संभालने के लिए ऐसी ही मजबूर लड़कियां ढूंढते हैं। चलो, हमारी तो जान छूटी। नूर सारी जिंदगी अब वहां आया बनकर रहेगी। ये बातें जब उड़ती उड़ती नूर के कानों तक पहुंचती तो उसका दिल खून के आंसू रोता, मगर वो खामोशी से अपने छोटे से कमरे में बैठी जहेज के नाम पर दिए जाने वाले चंद गुने चुने कपड़ों को इस्त्री करती रहती। उसकी आंखों में ख्वाबों की जगह एक वीरान समझौता था। मोहल्ले की औरतें जब मुबारकबाद देने आती तो उनकी नजरों में मुबारकबाद से ज्यादा तरस होता। उसे ऐसे देखती जैसे वो किसी कुर्बान घास पर जा रही हो। कोई कहती, बेचारी, किस्मत में ये लिखा था। तो कोई मशवरा देता, बेटी, सौतेली माँ बनना आसान नहीं होता, अपनी जुबान बंद रखना वरना निकाल दिया जाओगी। नूर इन सब बातों को सुनकर सिर्फ फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा लेती। उसके जहन में सिर्फ वो दो मासूम बच्चे अयान और मिशाली थे।
وہ خود کو تسلی دیتی کہ شاید اللہ نے اسے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ان یتیم بچوں کے سر پر شفقت کا سایہ بن سکے۔ اسے اپنی ذات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ رومانس، محبت اور چاہت جیسے الفاظ اس کی لغت میں نہیں ہے۔ اس کا آنے والا شوہر کیسا ہوگا، بوڑھا ہوگا، بدصورت ہوگا یا بدتمیز، اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بس ایک چھت اور عزت کی روٹی کے بدلے اپنی ممتا ان بچوں پر نچھاور کر رہی تھی۔ گھر میں شادی والا کوئی ہنگامہ یا رونق نہیں تھی۔ احسن خاموشی سے انتظامات سنبھال رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مجرمانہ پشمانی تھی کہ اپنی پھول جیسی بہن کو بنا دیکھے کسی انجانے شخص کے حوالے کر رہا۔ مگر شازیہ کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ بار بار حساب لگاتی کہ نور کے جانے کے بعد اس کمرے کو کیسے استعمال کرے گی اور خرچہ کیسے بچے گا۔ یہ سارا ہفتہ نور پر قیامت بن کر گزرا۔ ہر لمحہ اسے احساس دلا گیا کہ وہ اس گھر سے رخصت نہیں ہو رہی بلکہ نکالی جا رہی ہے، اور جس گھر جا رہی ہے وہاں وہ بہو نہیں بلکہ ایک ضرورت بن کر جا رہی ہے۔ مگر نور نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے سب عیب دار سودا سمجھ رہے ہیں، در حقیقت قسمت اس کے لیے ہیرے جواہرات کی مالا ثابت کر رہی ہے۔ وہ اپنی سادگی اور عاجزی میں اس عظیم سرپرائز سے بالکل بے خبر تھی جو کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی اور پورے محلے کی آنکھیں خیرہ کرنے والا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا اور دوپہر ڈلتے ہی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور تجسس پھیل گیا۔ نور اپنے کمرے میں سرخ رنگ کی ایک انتہائی سادہ اور سستے سے جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی جسے اس نے خود اپنی جمع پونجی سے خریدا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی مہنگی مہندی نہیں تھی، بلکہ شازیہ نے بازار سے لا کر جو کون دی تھی اسی سے اس نے ہتھیلی پر ایک سادہ سا گول ٹکا لگا لیا تھا۔ اس کا میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا، مگر اس کے باوجود اس کا قدرتی حسن اور چہرے کا نور اسے چاند کا ٹکڑا بنا رہا تھا۔ اس کی اداس آنکھوں میں کاجل کی لکیر نے اس کی خوبصورتی کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ باہر گلی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ شازیہ بار بار دروازے سے جھانک کر دیکھ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی، پتہ نہیں یہ بارات کب آئے گی، کہیں ارادہ تو نہیں بدل لیا۔ ویسے بھی کون سا بڑی بارات آنی ہے، 2 اور 4 بندے ہی آئیں گے ٹیکسی میں اور نکاح کر کے لے جائیں گے، خرچہ تو بچ ہی جائے گا۔ احسن پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک گلی کے نکڑ پر بچوں کا شور مچا۔ محلے کے لڑکے جو کرکٹ کھیل رہے تھے اچانک سائڈ پر ہو گئے اور حیرت سے گلی کے دہانے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ایک دم سے زمین پر ہلکی سی تھر تھراہٹ محسوس ہوئی۔ گلی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر ایک کے بعد ایک سیاہ رنگ کی یوکل، ویگو، ڈالے اور چمچماتی ہوئی مرسڈیز گاڑیاں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ منظر اس غریب بستی کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر گھروں کی دہلیز اور چھتوں پر آ گئے۔ شازیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر احسن سے بولی، احسن یہ کیا ہے؟ یہ پولیس ہے یا کوئی وزیر گزر رہا ہے؟ ہمارے گھر کے آگے کیوں رک رہے ہیں؟ گاڑیوں کا قافلہ اتنا طویل اور شاہانہ تھا کہ پوری گلی بڑھ گئی۔ گاڑیوں کے شیشے کالے تھے، جن کے یار پار کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب سے آگے والی گاڑی سے سیاہ سوٹ پہنے ایک تنمن سیکیورٹی گارڈ اترے، جنہوں نے انتہائی پھرتی سے پوزیشن سنبھالی اور راستہ صاف کرنے لگے۔ محلے میں سناٹا چھا گیا۔ ہر آنکھ پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ کسی کے وہم و گمان نہیں تھا کہ یہ پروٹوکول نور کی بارات ہو سکتی ہے۔ شازی کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے لگا شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پولیس چھاپا مارنے آئی ہے۔ احسن بھی لڑتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ نور جو اندر کمرے میں بیٹھی تھی اس نے بھی باہر کا غیر معمولی شور اور پھر اچانک چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید بارات آنے سے انکار ہو گیا یا کوئی تماشا بن گیا۔ باہر گلی میں گرد بیٹھ رہی تھی اور سورج کی کرنیں ان سیاہ گاڑیوں کی باڈی پر پڑ کر آنکھوں کے خارا کر رہی تھی۔ یہ منظر کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا۔ غربت کے اس منظر نامے میں عمارت کی نمود و نمائش ہر دیکھنے والے کی ہوش اڑا رہی تھی۔ تجسس اپنے عروج پر تھا۔ شازیہ، احسن اور محلے والے سانس روکے مرکزی دروازے پر نظریں جمائے کھڑے تھے، جہاں ایک سیاہ مرسیڈیز آ کر رکی۔ سب منتظر تھے کہ اب کیا ہوگا اور کون اس گاڑی سے باہر نکلے گا۔ فضا میں ایک اندیکھا خوف اور ہیجان تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ گلی میں شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورج اپنی تھکی ہوئی کرنیں سمیٹ کر افق کے پار چھپ رہا تھا، مگر شازیہ کی زبان کی تیزی اور طنز کے نشتر ابھی بھی پوری آب و تاب سے برس رہے تھے۔ وہ بار بار مرکزی دروازے کی چوکھٹ پر جا کر کھڑی ہو جاتی اور گلی کے دونوں سروں پر نظر دوڑاتی جہاں فی الحال
खाक उड़ती सड़कों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट थी और वो पास से गुजरने वाली हर औरत को रोककर यही कह रही थी कि बस अब वो बूढ़ा दूल्हा आता ही होगा। देखना कैसी टूटी फूटी टैक्सी में बारात आएगी। आखिर कोई लंगड़ी का रिश्ता है, कोई बादशाह तो आने से रहा। दूसरी तरफ घर के अंदरूनी कमरे में हब्स और गर्मी के बावजूद नूर ने खुद को एक भारी चादर में लपेट रखा था। उसका दिल किसी सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। वो दीवार पर लगी घड़ी की टक टक सुन रही थी, जो उसे अपने दिल की धड़कनों की तरह महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि ये घड़ी उसकी आज़ादी के आखिरी लम्हात गिन रही है। एहसन बेचैनी से सहन में डर रहा था। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, क्योंकि वो अपनी बहन के मुस्तकबिल को लेकर शदीद खौफजदा था, मगर बीवी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक मोहल्ले के बच्चों का शोर हुआ, जो गली में क्रिकेट खेल रहे थे। वक्त एकदम थम गया। फिजा में एक भारी और धीमी गूंज सुनाई दी, जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हो। शासी ने चौंक कर बाहर देखा तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। गली के मोड़ से अचानक से रंग की तेहकल और चमचमाती गाड़ियों का एक तवील काफला नमूदार हुआ और सबसे आगे पुलिस मोबाइल यानी सिक्योरिटी गाड़ी थी, जिसकी सायरन की नीली और लाल बत्तियां गली की दीवारों पर नाच रही थी। और उसके पीछे दो स्याह तेगो डाले थे, जिसमें मसलह गार्ड मौजूद थे, और उनके दरमियान एक इंतहाई महंगी और जदीद मॉडल की स्याह मर्सिडीज बेंज अपनी पूरी शान और शौकत के साथ रिंग रही थी। ये मंजर उस कच्ची आबादी और टूटी हुई गलियों के लिए इतना अजनबी और हैरान कुन था कि लोगों के कदम वहीं जम गए। छतों पर मौजूद खवातीन अपने काम छोड़कर रेलिंग पर झुककर देखने लगी। दुकानों के थड़े खाली हो गए और हर आंख उस शाहाना काफले को तकने लगी। गाड़ियों की ठहरों की आवाज और इंजन की भारी हमफमाट ने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। चासिया का मुंह खुले का खुला रह गया। उसके वहमो गुमान में नहीं था कि नूर जैसी लड़की को ब्याहने के लिए ऐसा प्रोटोकॉल आएगा। वो खिलाते हुए एहसन से बोली, ये रास्ता भूल गया है क्या? ये कोई वजीर इस गली से गुजर रहा है? मगर उसका जवाब उसे तब मिला जब वो काफला ऐन उनके छोटे और खस्ता हाल मकान के सामने आकर रुक गया। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने फुर्ती से नीचे उतरकर पोजीशन संभाली और इर्द गिर्द के लोगों को थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया। फिर मरकजी गाड़ी का दरवाजा आहिस्ता से खुला। उसी लम्हे पूरी गली में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सांस लेना भी जुर्म हो। गाड़ी से एक चिमचिमाता हुआ स्याह जूता जमीन पर टिका। फिर एक ऐसा शख्स बाहर निकला जिसकी शख्सियत ने वहां मौजूद हर इंसान को मबहूत कर दिया हो। वो कोई 60 साल बूढ़ा या मजबूर इंसान नहीं था, जैसा कि सब सोच रहे थे, बल्कि 6 फीट से निकलता हुआ कद, कसीरती जिस्म और शाहाना वजाहत का हामिल एक नौजवान था। उसने गहरे नीले रंग का अटालियन 3 पीस सूट पहन रखा था, जो उसके जिस्म पर ऐसे जच रहा था जैसे सिर्फ उसी के लिए बना। उसके बालों का स्टाइल, चेहरे की संजीदगी और आंखों पर लगा कीमती स्याह चश्मा उसे किसी बॉलीवुड की हीरो या किसी रियासत का शहजादा साबित करने के लिए काफी था। ये जाविया शाह था, जिसकी एक झलक देखने के लिए बिजनेस मैगजीन के फोटोग्राफर्स घंटों इंतजार करते थे। उसकी गाड़ी से निकलते ही फिजा में एक इंतहाई कीमती और मशहूर कन कॉलोन की खुशबू फैल रही थी, जिसने वहां मौजूद बदबू और गिर्द को दबा दिया। मोहल्ले की कवारी लड़कियों के दिलों की धड़कनें बेतरतीब हो गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि नूर जैसी लड़की का नसीब ऐसे भी झांक सकता है। शाजी को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो। उसकी आंखों में हसद की आग भड़क उठी। वो सोच रही थी कि जरूर कोई गलत फहमी है, या शायद ये दुल्हे का बेटा है या कोई रिश्तेदार। मगर जब जावेर ने एहसन की तरफ देखकर इंतहाई बाबकार अंदाज में सर हिलाया और गार्ड ने एहसन को प्रोटोकॉल देते आगे बढ़ने का इशारा किया, तो हकीकत शाजिया के सीने पर मूंग धरने लगी। जावेर की चाल में ऐसा एतमाद और रूप था कि जावेर को उससे हाथ मिलाते हुए अपना हाथ कांपता महसूस हो रहा था। जावेर ने दाएं बाएं मौजूद तमाशियों को एक नजर भी नहीं देखा। उसकी नजर सीधी उस दरवाजे पर जमी जहां उसकी दुल्हन मौजूद थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संजीदा और गहरा तासुर था जो उसकी शख्सियत को मजीद पुरस्कार बना रहा था। मोहल्ले की औरतें जो कल तक नूर को बेचारी कह रही थी, अब किस्मत वाली कहकर आगे बढ़ रही थी। जावेर का इस घर की दहलीज पर कदम रखना ही इस बात का सबूत था कि नूर की जिंदगी में जिल्लत के अंधेरे खत्म हो चुके हैं और वो इज्जत का सवेरा होने वाला है। मगर घर के अंदर बैठी नूर इन तमाम मनाजर से बेखबर अभी तक इस खौफ में मुब्तला थी कि उसका जीवन साथी कोई जालिम बेहिस बूढ़ा होगा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि बाहर खड़ा शख्स उसके लिए सिर्फ शौहर नहीं, बल्कि एक मुहाफिज बनकर आया है।
निकाह की तकरीब घर के छोटे से सहन में मुनाकिद हुई, जहाँ जावियार की मौजूदगी ने माहौल को बिल्कुल बदल दिया था। मौलवी सचिन ने जब निकाह पढ़ाया तो जाविया की भारी और पुरएतमाद आवाज में कबूल है सुनकर वहां मौजूद औरतों के कलेजे मुंह को आ गए। दूसरी तरफ नूर की आवाज इतनी मदम और लड़ती हुई थी कि बमुश्किल सुनाई दी। उसे सर झुका रखा था और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे अभी तक यकीन नहीं था कि ये सब हकीकत है। निकाह के फौरन बाद रुखसती का वक्त आ गया। ये वो मरहला था जिसका शाजिया को शिद्दत से इंतजार था। वो अपनी जलन को तस्कीन देने के लिए उस लम्हे को खास बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि नूर सबके सामने चल कर जाए, ताकि उसकी लंगड़ी टांग और अजीब चाल सब पर आया हो जाए और ये अमीरजादा दुल्हा शर्मिंदा हो जाए। शाजिया ने दिल में मंसूबा बनाया कि वो नूर को सहारा नहीं देगी, ताकि वो लड़खड़ाए। जब नूर को कमरे से बाहर ला गया, वो तो सुरख जोड़े में मलबूस चांद का टुकड़ा लग रही थी, मगर उसकी चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जावियर अपनी जगह से उठा और उसके एहतराम में खड़ा हो गया। एहसन ने नूर का बाजू थामा, मगर शाजिया जानबूझकर पीछे हट गई। जैसे ही नूर ने सेन से निकलकर घड़ी की तरफ कदम बढ़ाया, उसकी दाएं टांग जो पोलियो के इसरात या हादसे की वजह से कमजोर थी, दबाव बर्दाश्त न कर सकी और मुड़ गई। नूर का तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ा और मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। शाजिया के होंठों पर एक फातिहाना तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मोहल्ले वाले की सांसें हलक में अटक गई और सबकी नजरें जावियार पर जम गई, जो कि अब वो क्या रद्द-ए-अमल देगा। क्या वो अपनी मजदूर दुल्हन को देकर मुंह फेर लेगा? क्या वो गुस्से का इजहार करेगा? मगर अगले लम्हे वहां मौजूद हर शख्स पर सख्ता तारी हो गया और वक्त जैसे थम गया। जाविर ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर एहसन से पहले ही नूर को अपनी मजबूत और आहीनी बाजों के हिसार में ले लिया। उसे नूर को गिरने नहीं दिया, बल्कि उसे जमीन पर चंद इंच ऊपर ही हवा में थाम लिया। ये मंजर इतना रोमांवी, इतना डरावाई और गैर मुतवक्का था कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाए। जाविर के चेहरे पर शर्मिंदगी का शायबा तक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में नूर के लिए शदीद फिक्र और तहफ्फुज का एहसास था। नूर जो खौफ से कांप रही थी और जिसने शर्म से आंखें बंद कर ली थी, अब उसे डांट पड़ेगी या वो सबके सामने तमाशा बनेगी। उसे अपनी कानों में इंतहाई नरमी, धीमी और मखमली आवाज सुनी, जो सीधी उसके दिल में उतर गई। जावेद ने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की, आराम से, संभल कर। जब मैं साथ हूं तो तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं। ये अल्फाज नूर के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं थे। उसे चौंक कर पहली बार अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर ऊपर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसके सामने वो बूढ़ा शख्स नहीं था जिसका खाका उसने जहन में बना रखा था, बल्कि एक ऐसा वजीह और खूबसूरत नौजवान था जिसकी आंखों में उसके लिए हमदर्दी और इज्जत थी। जाविया ने सीधा उसे खड़ा किया, मगर उसका बाजू नहीं छोड़ा। उसे अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली, उसे एक सहारे की तरह अपने साथ लगा लिया। उसने अपनी चाल की रफ्तार को नूर की सुस्त और लंगड़ाई चाल के मुताबिक ढाल लिया। वो बादशाहों की तरह सर उठाकर चल रहा था और उसके बाजू में उसकी मलका थी, जिसे वो दुनिया की परवाह किए बगैर ले जा रहा था। शाजिया ये मंजर देखकर जल बुनकर कोयला हो गई। उसकी सारी मंसूबाबंदी खाक में मिल गई। जाविर ने साबित कर दिया कि नूर की माजूरी को उसकी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझता है। गाड़ी के करीब पहुंचकर जाविर ने खुद आगे बढ़कर दरवाजा खोला और नूर के सर पर हाथ रखकर उसे इंतहाई एहतियात से बिठाया, जैसे वो कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो। फिर उसने मुड़कर एक आखिरी सर्द निगाह शाजिया और उसके घर वालों पर डाली, जैसे कह रहा हो कि तुमने इस हीरे की कदर नहीं की, मगर अब ये मेरी इमानत है। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और काफिला रवाना हो गया। पीछे उड़ती हुई धूल में शासिया का हसद, एहसन की शर्मिंदगी और मोहल्ले वालों की हैरत बाकी रह गई। गाड़ी के पुरसुकून और ठंडे माहौल में नूर अभी तक सख्ते में थी। उसे लग रहा था कि वो जागती हुई कोई हसीन ख्वाब दिख रही है। उसके पहलू में बैठा शख्स खामोश जरूर था, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा तहफ्फुज था, जो नूर ने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक ऐसी नई दुनिया की तरफ जा रही थी, जहाँ कांटे नहीं बल्कि मोहब्बत के फूल उसके मुंतजर थे। मगर वो ये नहीं जानती थी कि अभी मंजिल दूर है। उसे जावियर के दिल तक पहुंचने के लिए मजीद कई इम्तिहानों से गुजरना है। गाड़ी के पुरसुकून और ठंडे माहौल में एक गहरा सुनाटा छाया, जो नूर के दिल की धड़कनों को मजीद तेज कर रहा था। वो विंडो सीट पर सुकड़ी सिमटी बैठी थी और उसकी नजरें गाड़ी के स्याह शीशों से बाहर तेजी से गुजरते शहर की रोशनी पर जमी हुई थी। मगर उसका जहन कहीं और भटक रहा था। उसके बराबर में बैठा शख्स जाविर शाह
अपनी पूरी धमकियत और वक़्क़ार के साथ खामोश बैठा था। उसने अपना सर सीट की पुश से टिका रखा था और आँखें मूंद रखी थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो या फिर थकन उतार रहा हो। नूर की आँखें उसे उसके चेहरे के सख्त और संजीदा नकुश दिख रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले उसे गिरते हुए थामा था और दुनिया के सामने उसे अपना मानकर कहा था। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों से होती शहर के पोश इलाके में दाखिल हुई, जहाँ की बड़ी बड़ी कोठियां और सरसब्ज लॉन देखकर नूर को एहसास कमतरी होने लगा। आखिरकार गाड़ी एक इंतहाई वसी और इस इमारत के आहिनी गेट के सामने रुकी। गेट खुलते ही ड्राइववे पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने सल्यूट किया। गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। ये कोई घर नहीं बल्कि एक महल था, जिसके लॉन में लगे फवारे और गैर मुल्की लाइट्स आंखों को खैरा कर रही थी। गाड़ी पोर्ट में रुकी तो ड्राइवर ने भागकर दरवाजा खोला। जावेर ने पहले तरफ अपना कोट दुरुस्त किया और फिर दूसरी तरफ जाकर नूर के लिए दरवाजा खोला। नूर ने लड़ते कदमों से जमीन पर पाँव रखा, तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। मरकजी दरवाजे पर बेगम सिलवत के साथ दो नन्हे फरिश्ते अयान और मिशाल खड़े थे, जिनके चेहरे पर बेपनाह खुशी और बेसब्री थी। नूर को देखते वो दोनों प्रोटोकॉल और आदाब भूलकर दौड़ पड़े और आकर नूर की टांगों से लिपट गए। मिस नूर आप आ गई। मिसाल की खुशी से भरपूर चीख ने जिसे उस महल की खामोश फिजा में जिंदगी भर थी। नूर ने झुककर दोनों को गले लगा लिया। उसने मुझे अपनी टांग का दर्द और अजनबी माहौल का खौफ भूल गया। जावेर खामोशी से खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसके चेहरे की संजीदगी में पहली बार एक बहुत ही मदम और इत्मीनान बख्श नरमी दर आई। बेगम सरवत ने आगे बढ़कर नूर का माथा चूमा और प्यार से कहा, बेटा, अपने घर में खुशामदीद। ये घर उन बच्चों की हंसी के लिए तरस गया था। तुम सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि इस घर की रौनक बनकर आई हो। नूर को लगा जैसे वो किसी अजनबी जगह नहीं बल्कि अपनी असल मंजिल पर पहुंच गई हो, जहाँ उसे अनमोल मोहब्बत मिल रही थी। मुलाजमीन अदब से खड़े थे और नूर को छोटी बेगम कहकर सलाम कर रहे थे। ये इज्जत, ये एहतराम और ये मोहब्बत उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी। और वो सोच रही थी कि अल्लाह ने उससे टूटी हुई छत छीन कर उसे आसमान की वसअतें अता कर दी हैं। कमरे का दरवाजा बंद होते एक बार फिर खामोशी ने डेरे डाल लिए। ये जावेर का बेडरूम था, जो अपने मकीन की तरह इंतहाई नफीस, जदीद और वसी था। कमरे की दीवारों पर हल्का सा सुरमई रंग था और फर्नीचर महंगी लकड़ी का बना हुआ था। हर चीज़ करीने से रखी थी और फिजा में वही मखसूस महंगी खुशबू रची हुई थी जो जावेर के लिबास से आती थी। बेड के दरमियान में ताज़ा गुलाब के फूल सजे थे, मगर नूर उन फूलों की खूबसूरती को महसूस करने की बजाय खौफ और वसवसों के जाल में जकड़ी हुई थी। वो कोने में रखे सोफे से में सिमटी बैठी थी और बार बार अपनी हथेलियों से पसीना खुश्क करी थी। उसके जहन में शाजिया के ताने और मोहल्ले वालों की बातें गूंज रही थी कि अमीर लोग गरीब लड़कियों से शादी किसी मजबूरी या फिर सौदे के तहत करते हैं। उसे डर था कि कहीं जाविया उसे ये ना कह दे कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ बच्चों की आया बनने के लिए की है और तुम्हारी मेरी कोई बराबरी नहीं। इसी कश्मकश में दरवाजा खुला और जावियर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर रखा और अपनी कलाई से घड़ी खोलकर साइड टेबल पर रखी। उसकी हरकत में भला का इत्मीनान और ठहराव था। नूर की सांसें रुक गई। जावेर ने मुड़कर नूर को देखा, जो डरी हुई हिरनी की तरह बैठी थी। वो आहिस्ता कदमों से चलता उसके करीब आया और घुटनों के बल उसके सामने जमीन पर बैठा। ये अमल इतना गैर मुतवक्का था कि नूर ने हैरत से उसे देखा। जावेर ने तहाई नरमी से नूर के ठंडे हाथ अपने गर्म हाथों में लिए और उसकी आंखों में झांकते वो बात कही जो नूर की रूह तक उतर गई। उसने कहा, नूर, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी हमदर्दी में की है, या मुझे बच्चों के लिए सिर्फ एक देखभाल करने वाली चाहिए थी। मगर सच ये नहीं है। सावेर ने गहरा सांस लिया और बात जारी रखी। तुम्हें याद है वो बारिश वाली रात? मैंने गाड़ी में बैठे तुम्हें देखा था। तुम कैसे मेरे बच्चों को अपने सीने से लगा कर उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी जो मैं अपनी दौलत से भी न दे सका। उसी लम्हे मेरे दिल ने फैसला किया कि मेरे घर की एक मलका और मेरे बच्चों को एक माँ चाहिए, और तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें तुम्हारी सूरत तो नहीं, बल्कि तुम्हारी इस किरदार का दीवाना, जिसने मेरे ये 3 बच्चों को जीना सिखाया। रही बात तुम्हारी माजूरी की, तो याद रखना नूर, इंसान पैरों से नहीं बल्कि अपने किरदार और सोच से मुकम्मल होता है। तुम मेरी दुनिया की सबसे मुकम्मल और खूबसूरत औरत हो। जावेर के लहजे की सच्चाई और आंखों की चमक ने नूर के अंदर के सारे खौफ पिघला दिए।
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ دکھ کے نہیں بلکہ تشکر کے آنسو تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی محرومی اس کی طاقت بن گئی ہے، اور اللہ نے اسے جس صبر کے بدلے میں نوازا ہے وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس رات نور کو احساس ہوا کہ محبت صورت کی نہیں بلکہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا اور کیلنڈر کے اوراق پلٹنے لگے، مگر گزشتہ 6 ماہ کا یہ عرصہ نور کی زندگیوں میں صدیوں پر محیط دکھوں کا کے بعد آنے والی اس پہلی بارش کی مانند تھا جو بنجر زمین کو گلزار بنا دیتی ہے۔ زندگی کے اس سفر میں نور نے جانا کہ اگر ہم سفر زاویہ جیسا ہو تو راستے کے کانٹے بھی پھولوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ آج کی صبح معمول سے کچھ مختلف اور بہت خاص تھی۔ سورج کی سنہری مخملی پردوں سے چھن کر آتی دھوپ خوابگاہ کے وسیع فرش پر رقص کر رہی تھی۔ نور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ پرانی ڈری ہوئی اور اپنی محرومیت کے خول میں پن نور نہیں تھی، بلکہ اس کے سامنے ایک ایسی پروقار عورت کا عکس تھا جس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ اعتماد اور ٹھہراؤ نے لے لی تھی۔ اس نے ہلکی پیچ رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور قیمتی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو اس کی دودھیا رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ پچھلے 6 ماہ میں زاویہ کی محبت اور توجہ نے اس کی شخصیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا علاج ملک کے بہترین فزیو تھراپسٹ سے جاری تھا، اور وہ بیساکھی کے سہارے کی بجائے ایک جدید اور خوبصورت واکنگ سٹک کی مدد سے چلتی تھی۔ اس کی چال میں لچک اب بھی تھی، مگر وہ لڑکھڑاہٹ اور تکلیف ختم ہو چکی تھی جو کبھی اس کا مقدر تھی۔ وہ بھی اپنے کانوں میں ہیرے کے بندے پہن رہی تھی کہ کمرے کا باہری دروازہ کھلا اور زاویہ اندر داخل ہوا۔ اس نے نور کو آئینے میں دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظروں میں ستائش کی ایسی چمک تھی جس نے نور کے گالوں پر حیا کی سرخی بکھیر دی۔ زاویہ آہستگی سے چلتا اس کے عقب میں آیا اور آئینے کے ذریعے اس کی آنکھوں میں جھانکتے نرمی سے بولا، صبح بخیر میری زندگی، آج تم کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی ہو، یا شاید میری نظروں کا قصور ہے؟ نور مسکرا دی اور پلٹ کر اس کی ٹائی درست کرتے بولی، یہ آپ کی محبت کا اثر ہے زاویہ، ورنہ میں تو وہی ہوں جسے دنیا بوجھ سمجھتی تھی۔ زاویہ نے اس کے ہاتھ تھام لی اور سنجیدگی سے کہا، آج کی شام ہم دنیا کو بتائیں گے کہ جسے وہ بوجھ سمجھتے تھے وہ دراصل میری کل کائنات ہے۔ لیکن نور، کیا تم واقعی مطمئن ہو کہ ہم تمہارے بھائی اور بھابھی کو آج کی پارٹی میں بلائیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شازیہ بیگم کی کوئی بھی بات تمہارے دل کو دکھائے، یہ ماضی کا کوئی زخم ہرا کرے۔ نور نے نفی میں سر ہلایا اور ایک گہرا سانس لیتے اپنی ان نیلی رگوں والی ہاتھوں کو دیکھا جو اب ہیرے سے سجے تھے۔ اس نے انتہائی امتانت سے جواب دیا، ہاں زاویہ، میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں، اس لیے نہیں کہ میں اپنی دولت یا شان و شوکت دکھا کر نیچے دکھاؤں۔ میرا مقصد انتقام نہیں، کیونکہ انتقام کمزور لوگوں کا ہتھیار ہے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو اسباب کا محتاج نہیں۔ میں انہیں معاف کر کے اپنے دل سے نفرت کا آخری بوجھ بھی اتار پھینکنا چاہتی ہوں، تاکہ ہماری نئی زندگی میں ماضی کا کوئی سایہ نہ رہے۔ زاویہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا، تمہارا یہی ظرف مجھے ہر روز تمہارا نیا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ ابھی ان کی گفتگو جاری ہی تھی کہ کمرے میں خوشیوں کا طوفان امڑ آیا۔ ایان اور مشال جو بھی اسکول یونیفارم میں ملبوس تھے دوڑتے ہوئے اور نور سے لپٹ گئے، مما دیکھیں میری ڈرائنگ، میں نے آپ کی اور پاپا کی تصویر بنائی۔ مشال نے چہکتے ہوئے کاغذ لہرایا، نور نے جھک کر دونوں کو گلے لگایا۔ یہی وہی بچے تھے جو کبھی سہمے ہوئے خاموش رہتے تھے، مگر اب ان کے چہروں پر شرارتیں اور بے فکری ناچتی تھی۔ انہوں نے نور کو مس نور کی بجائے مما کہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ لفظ نور کے لیے دنیا کے کسی بھی اعزاز سے بڑا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب وہ چاروں ایک مکمل خاندان کی طرح ہنستے مسکراتے بیٹھے تھے تو ملازمین بھی رشک سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نور نے اپنے سامنے بیٹھے زاویہ اور دائیں بائیں بیٹھے بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کا گوشہ نرم ہو گیا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے کانٹوں بھری راہوں سے گزار کر سکون کی اس منزل تک پہنچایا تھا جہاں محبت اس کے منتظر تھی۔ شام کا سایہ گہرا ہوتے ہی زاویہ شاہ کی وسیع و عریض حویلی ہزاروں کمکموں کی روشنی میں نہا گئی تھی۔ یہ شہر کی سب سے بڑی پارٹی تھی جو زاویہ نے اپنی بزنس کی کامیابی اور اپنی شادی کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے لیے رکھی تھی۔ حویلی کا سرسبز لان مہنگی ترین گاڑیوں اور شہر کی ایلیٹ کلاس سے بھر چکا تھا۔ ہر طرف قیمتی ملبوسات کی بہار اور خوشبوؤں کا بسیرا تھا۔ اسی چکچن اور عمارت کے سیلاب میں گیٹ پر ایک پیلی ٹیکسی آ کر رکی جس نے وہاں موجود گارڈز اور مہمانوں کے ایک لمحے کے لیے متوجہ کیا۔ ٹیکسی سے احسن اور شازیہ اترے۔
شازیہ نے اپنی دارس میں سب سے بھڑکیلا اور چمکیلا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس نے احسن نے بھی اپنا پرانا سوٹ استری کر کے پہنا تھا، مگر حویلی کے دور دیوار اور وہاں موجود لوگوں کا معیار دیکھ کر ان دونوں کے قدموں میں لرزش آ گئی۔ شازیہ جو گھر سے یہ سوچ کر نکلی تھی کہ نور کو جا کر باتیں سنائے گی اور دیکھے گی کہ وہ کس حال میں، اب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ جس عالی شان عمارت کے سامنے کھڑی تھی اس کے تصورات سے بھی بہت آگے تھی۔ احسن نے گھبراہٹ میں اپنا کالر درست کیا اور دبی ہوئی آواز میں بولا، شازیہ، ہم غلط جگہ تو نہیں آ گئے؟ یہ کوئی بادشاہوں کا محل لگتا ہے۔ شازیہ کے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے، وہ حسد، مروبیت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اندر داخل ہوئی۔ ہر قدم پر اسے اپنی حیثیت یاد آ رہی تھی۔ اچانک ہال میں موجود موسیقی دھیمی ہو گئی اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مرکزی سڑک سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئی جو سرخ قالینوں سے مزین تھی۔ شازیہ اور احسن نے بھی اوپر دیکھا اور پھر وہ پتھر کے ہو گئے۔ سیڑھیوں سے زاویہ شاہ اتر رہا تھا جس نے سیاہ رنگ کا شاہانہ سوٹ پہن رکھا تھا، مگر آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے بازو میں بازو ڈالے نور چل رہی تھی۔ نور نے گہرے میرون رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور شاہانہ گاؤن پہن رکھا تھا جس پر انتہائی سنہرا کام کیا تھا۔ اس کے سر پر دوپٹہ انتہائی نفاست سے ٹکا ہوا تھا اور وہ کسی ریاست کی ملکہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ اسٹائلش واکنگ سٹک تھی جو اس کی شخصیت کا ایک حصہ لگ رہی تھی، نہ کہ مجبوری۔ وہ زاویہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اتر رہی تھی۔ اس کی چال میں اتنا وقار اور اعتماد تھا کہ کسی کو اس کی ٹانگ کی لچک محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شازیہ کا دم گھٹنے لگا کہ کیا یہ وہی نور ہے جسے وہ لنگڑی کہہ کر دھتکارتی تھی؟ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ گھر کا بوجھ سمجھتی تھی؟ آج وہ لڑکی ستاروں کی طرح چمک رہی تھی اور شازیہ اندھیروں میں کھڑی تھی۔ جب وہ دونوں مہمانوں کے جھرمٹ سے نکل کر قریب آئے تو نور کی نظریں شازیہ اور احسن پر پڑی۔ ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ نور نے مسکراتے ہوئے زاویہ کو اشارہ کیا اور ان کی طرف بڑھی۔ شازیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے لگا کہ اب نور بدلہ لے گی، اب وہ سب کے سامنے اسے ذلیل کرے گی، مگر نور نے قریب آ کر احسن کو سلام کیا اور پھر شازیہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی مٹھاس اور عاجزی تھی، مگر اب اس میں ایک طاقت بھی شامل تھی۔ بھابھی، آپ لوگ آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی، کیسی ہیں آپ؟ نور کے اس جملے نے شازیہ کو شرمندگی کی گہرائیوں میں گرا دیا۔ اگر نور اسے تانا دیتی تو شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر نور کی حسن سلوک نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نور کا ہاتھ تھاما اور بمشکل بولی، میں ٹھیک ہوں نور، تم بہت خوش قسمت ہو۔ اسی لمحے ایان اور مشال بھی بھاگتے ہوئے اور نور کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اس کا دامن تھام لیا۔ یہ ایک مکمل تصویر تھی۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر سب کی توجہ حاصل کی اور مائک ہاتھ میں لے کر اپنی پرجوش آواز میں کہا، خواتین و حضرات، آج میں آپ سب کو اپنی زندگی کی اصل طاقت سے ملوانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ انسان کی تکمیل ایک نیک سیرت عورت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یہ نور زاویہ شاہ ہے، میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں۔ انہوں نے میرے گھر کو جنت بنایا ہے۔ میں اپنی ساری کامیابیاں ان کے نام کرتا ہوں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور شازیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی گال پر بہہ نکلا۔ یہ حسد کا نہیں بلکہ پچھتاوے کا آنسو تھا۔ اسے دیکھ لیا تھا کہ عزت چھیننے سے نہیں بلکہ دینے سے ملتی ہے، اور جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ نور نے زاویہ کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں لے کے محبت کا اقرار کیا۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ سفر جو آنسو اور تانوں سے شروع ہوا تھا آج محبت اور عزت کی ایک ایسی معراج پر تھا جہاں صرف سکون ہی سکون تھا۔ کہانی کے آخری منظر میں نور اور زاویہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکرا رہے تھے، اور یہ مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ خلوص کبھی رائے کا نہیں جاتا اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔